हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आप लोगों ने पिछले एक वीडियो काफ़ी लाइक किया जिसमें हम लोग एलिमेंट 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाए थे ओल्ड सिलेबस पे, बट वो सिस्टमेटिक वीडियो नहीं था। हमारे कुछ सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि आपका जो वीडियो है वो मिलने में बहुत परेशानी हो रही है, यानी कि सिस्टमेटिक नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक एलिमेंट वाइज सिस्टमेटिक बना दिया जाए, ताकि कोई भी जो लर्नर है वो एक बार देखे तो एक एलिमेंट का उसको कंसेप्ट आ जाए। बहुत सारे पॉइंट को मैंने शॉर्टली समझा दिए हैं, उस पॉइंट को मैं डीप में भी वीडियो बनाऊंगा इसका सप्लीमेंट्री के रूप में। लेकिन एक बार सारे एलिमेंट को हम लोग फटाफट में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग, ये हमारा फोर्थ एलिमेंट है, जो कि IGC 1 यानी कि जो फर्स्ट पेपर है, जो थ्योरी पेपर होता है, उसका ये सबसे लास्ट एलिमेंट है। इसमें टोटल 4 ही एलिमेंट है। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, डिस्कस कॉमन मेथड एंड इंडिकेटर यूज टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, और एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ इंसिडेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई ऑडिट, ऑडिट के बारे में देखेंगे, क्यों, कहाँ, कैसे होता है, इसके बारे में। और उसके बाद क्यों रेगुलर रिव्यू करना चाहिए सेफ्टी परफॉर्मेंस को, कि हम जो प्लान किया वैसा हो रहा है कि नहीं, उसके लिए तो रिव्यू करना पड़ता है। कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम जो है PDCA साइकिल पर होता है, जिसको हम डेमिंग साइकिल बोलते हैं, और इसे हम प्लान, डू, चेक, एक्ट कहते हैं। तो ये भी जो 4 एलिमेंट है ना, उसी पे बेस्ड है, प्लान, डू, चेक, एक्ट पे। फर्स्ट जो एलिमेंट है पूरा मैनेजमेंट का पार्ट है। सेकंड जो है वर्क प्लेस रिलेटेड इश्यूज़ को उसमें वहाँ डिस्कस किया गया है। यहाँ फर्स्ट जो पार्ट है ना, यानी कि IGC 1 पूरा का पूरा मैनेजमेंट का पार्ट है। आइए देखते हैं एलिमेंट 4.1। फर्स्ट जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है रिएक्टिव, एक्टिव है रिएक्टिव मॉनिटरिंग, यानी कि हमने सारा चीज़ जो सेट किया उसको मॉनिटरिंग करना है। तो हम 2 तरीके से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एक एक्टिव और दूसरा रिएक्टिव। एक्टिव मॉनिटरिंग किसे कहते हैं, यानी कि लुक एट कंट्रोल मेजर्स टू सी इफ दे आर करेक्ट एंड बीइंग यूज्ड बिफोर एक्सीडेंट आर कॉज्ड, यानी कि जब एक्सीडेंट के पहले हम लोग जो कुछ भी करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं एक्टिव मॉनिटरिंग। और इसमें हम जितने कंट्रोल मेजर लगे हुए हैं, जो भी हमने सावधानियां ली हुई है खतरे को बचाने के लिए, कोई एक्सीडेंट को बचाने के लिए, उसे ही तो चेक करते हैं। यानी कि एक्टिव मॉनिटरिंग में क्या करते हैं, हम खतरे को पहचानते हैं, उससे होने वाले रिस्क को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और उसे चेक करते हैं कि ये जो है पूरी तरह से इफेक्टिव है कि नहीं। यानी कि एक्सीडेंट होने से पहले जो एक्टिविटी होती है उसे हम एक्टिव मॉनिटरिंग बोलते हैं, और एक्सीडेंट होने के बाद जो हम इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो करते हैं उसे हम रिएक्टिव बोलते हैं। यानी कि यूजिंग एन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट इल हेल्थ डेटा टू हाईलाइट एरिया ऑफ कंसर्न, कौन से एरिया में प्रॉब्लम था जिससे एक्सीडेंट हुआ, इसको जब हम एनालिसिस करते हैं तो इसको बोलते हैं रिएक्टिव मॉनिटरिंग। जब हम इसको देखते हैं तो आप समझ गए होंगे, बिफोर एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट के पहले जो हम काम करते हैं वो एक्टिव, और जो एक्सीडेंट के बाद काम करते हैं वो रिएक्टिव। ये दोनों में डिफरेंस है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक्टिव मॉनिटरिंग के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। एक्टिव मॉनिटरिंग क्या करता है, मेजर कन्फॉर्मेंस या नॉन कन्फॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड, जो वहाँ की गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड सेट किया है उसी के अनुसार मेजर करते हैं कि वहाँ जो है कन्फॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं, मतलब उसका कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, उसका पालन हो रहा है कि नहीं। जैसे जब हम ऑडिट होता है तो उसका 2 निकल के आता है, या तो कन्फर्मिटी होगा या तो नॉन कन्फर्मिटी होगा। तो ये हम दोनों चेक करते हैं कि क्या हो रहा है, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है। यानी कि सपोज अगर गवर्नमेंट वहाँ की कोई लॉ सेट किया है, उसके अनुसार या हमारा खुद का अपना कंपनी का स्टैंडर्ड है, तो उसके अनुसार जो है हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या इसमें चेक करते हैं, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ रिस्क असेसमेंट अगेंस्ट प्लान, यानी कि जो हमने प्लान किया उसके अनुसार रिस्क असेसमेंट हो रहा है कि
नहीं, यानी कि उतना रिस्क असेसमेंट और उस क्वालिटी रिस्क असेसमेंट का मेंटेन है कि नहीं। उसके बाद जो है हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग टू शेड्यूल। हेल्थ एंड सेफ्टी जो शेड्यूल किया गया उसके अनुसार ट्रेनिंग हो रहा है कि नहीं, और यह शेड्यूल करते हैं ताकि आगे के किसी तरह का एक्सीडेंट को रोका जा सके। और कंसल्टिव कमिटी मीटिंग टू शेड्यूल, और कमिटी मीटिंग होती है जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो। वर्क प्लेस इंस्पेक्शन टू शेड्यूल, और जो वर्क प्लेस इंस्पेक्शन है शेड्यूल किया भी जाता है और उसको हम लोग शेड्यूल करते हैं। तो ये सारा चीज़ आपने देखा कि एक्सीडेंट होने के पहले जो है हम लोग ये सब डिसाइड करते हैं। उसके बाद है सेफ्टी इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग एंड टूल। ये सारा जो है एक्टिव मॉनिटरिंग का पार्ट है। सेफ्टी इंस्पेक्शन में क्या होता है, हम लोग वर्क प्लेस को जाके चेक करते हैं कि कोई खतरा, यानी कि मैंने बताया था हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का टेक्निक, वो सारे खतरे को पहचानते हैं, उसके होने वाले रिस्क और उसके प्रॉपर प्रिकॉशन लिए गए हैं कि नहीं, यानी कंट्रोल मेजर लिया गया है कि नहीं। तो मैं कंट्रोल मेजर बोलूँगा मतलब समझ जाना आप वहाँ पे कुछ सावधानी, क्योंकि नए लड़कों को कंट्रोल मेजर में कन्फ्यूजन होता है, हमें भी हुआ था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। एग्जामिनेशन ऑफ वर्क प्लेस, यानी कि उसमें इंस्पेक्शन में क्या होता है, वर्क प्लेस के जाके एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन करना मतलब क्या, हजार्ड और रिस्क ये सब फाइंड आउट करते हैं। स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसा इंस्पेक्शन होता है। प्लांट एंड मशीनरी और प्री यूज चेक, यानी कि कोई भी प्लांट स्टार्ट करने से पहले या कोई भी मशीन स्टार्ट करने से पहले हम चेक करते हैं उस चीज़ को, उसी को बोलते हैं सेफ्टी इंस्पेक्शन। और ये यूजुअली डन बाय लाइन मैनेजर, ये लाइन मैनेजर करते हैं या एक कोई कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा, यानी कि चाहे तो जो वहाँ का सेफ्टी इंजीनियर है वो भी कर सकता है, या जिनके पास भी कॉम्पिटेंसी है यानी कि नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, एबिलिटी ये सब है वो कर सकते हैं। सेफ्टी सैम्पलिंग क्या होता है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर वाले लोग करते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल टू जज कंप्लायंस। सेफ्टी सैम्पलिंग में क्या होता है ना, अब जैसा नेम इंडिकेट हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे 100 फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, आप हर एक को तो चेक नहीं कर पा रहे हो, मान लेते हैं, तो किसी एक को लेके हम चेक कर देते हैं, एक को चेक कर देते हैं, इसके बोलते हैं सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग जो है हम रेंडमली किसी भी एक पार्ट को लेके कर लेते हैं, जैसे पूरे कंपनी का विजिट नहीं कर सकते हैं तो किसी एक डिपार्टमेंट को हमने चेक कर लिया, यानी कि एक डिपार्टमेंट कोई भी चेक कर लिया, बाकी सब सही है। इस तरह से क्या है, उसको सैम्पलिंग टू जज कंप्लायंस एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग ये होता है, क्योंकि हम पूरा ना चेक करके केवल किसी एक को चेक कर लेते हैं। सेफ्टी टूर क्या होता है, ये हाई प्रोफाइल वॉक अराउंड इंस्पेक्शन, ये भी एक तरह का इंस्पेक्शन है, बट इसमें कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। इन ए वर्क प्लेस कैरिड आउट बाई ग्रुप इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजर, इसमें सीनियर मैनेजर शामिल रहते हैं। द इंटेंशन इज़ टू इंटरेक्ट एंड हाईली विजिबल, यही लोगों के साथ इंटरेक्ट करना और ये ज़्यादा विजिबल होता है। तो सेफ्ट आपने समझ गया होगा, सैम्पलिंग में सैंपल लेते हैं, टूर ये हाई जो टॉप मैनेजमेंट के लोग दो उनकी तरह की सेफ्टी इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन की तरह ही है, लेकिन इसमें केवल इसमें मैनेजर शामिल रहेगा या कोई कॉम्पिटेंट, और सेफ्टी टूर में टॉप मैनेजमेंट के लोग रहेंगे। तो अब बात आ गई कि सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन जब करेंगे तो उसमें कौन कौन सा पॉइंट हमें कंसीडर करना चाहिए। जैसे आपको भेज दिया गया किसी कंपनी में, जाइए आप सेफ्टी इंस्पेक्शन करके आइए, आप जाएंगे तो क्या देखेंगे, चारों तरफ देखेंगे कि साफ़ सुथरा है कि नहीं, या कुछ आदमी देखेंगे, क्या देखेंगे आप। तो इसमें आपको ये 4P देखना है, यानी कि प्लांट देखना है। प्लांट में क्या देखेंगे आप, मशीनरी वगैरह सब ठीक ठाक है, इन गार्ड लगे हुए हैं कि नहीं, प्रॉपर मेंटेनेंस है कि नहीं, व्हीकल्स चेक करेंगे वहाँ पे। और प्रीमाइसेस मतलब वहाँ का पूरा एरिया कैसा है, यानी कि वहाँ वर्क प्लेस हाउसकीपिंग ठीक है कि नहीं, वर्क प्लेस का कंडीशन कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, यानी कि ज़्यादा हॉट तो नहीं है, ज़्यादा कूल तो नहीं है, ज़्यादा नॉइस तो नहीं है, इस तरह का आप चेक करेंगे। वहाँ के लोगों यानी कि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं पीपुल, उनके बारे में उनको चेक करेंगे कि उनका बिहेवियर कैसा है, यानी कि सेफ्टी से काम कर रहे हैं कि नहीं है। वर्किंग मेथड, यानी कि उनका वर्किंग मेथड क्या है, सेफली सब तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं है।
उसके बाद जो लास्ट है प्रोसीजर्स, यानी कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो वहाँ डेवलप किया गया है, इसके अंदर जो SOP है या जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, आप रैंडमली चेक करेंगे। और परमिट टू वर्क देखेंगे कि हाई रिस्क एक्टिविटी जो भी वहाँ पे हो रहा है वहाँ परमिट इशू किया जा रहा है कि नहीं है। यानी कि ये सभी अगर आप चारों यानी कि ये 4P को अगर आप अपने इंस्पेक्शन में शामिल करते हैं तो इंस्पेक्शन जो है इफ़ेक्टिव हो जाता है। अदरवाइज आप जाएंगे, कुछ चेक करेंगे, कुछ छोड़ देंगे। तो सेफ्टी इंस्पेक्शन में ये 4 पॉइंट जो है 4P उसमें इंक्लूड होना चाहिए। अरेंजमेंट फॉर एक्टिव मॉनिटरिंग, अब आइए देखते हैं कौन कौन सा अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट क्या क्या होता है। फैक्टर टू कंसिडर व्हेन प्लानिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग, जब भी हम प्लानिंग करेंगे ना एक्टिव मॉनिटरिंग का, मतलब एक्टिव मॉनिटरिंग मैंने बता दिया एग्जाम्पल, जैसे इंस्पेक्शन हो गया, सेफ्टी सैम्पलिंग हो गया, टूर हो गया, ये सारा चीज़ एक्टिव मॉनिटरिंग में आता है। तो जब आप करेंगे तो इसमें कुछ क्या क्या पॉइंट कंसीडर करेंगे, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कौन करेगा। तो इसमें आपको ये फैक्टर ध्यान देना चाहिए कि टाइप ऑफ मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड, किस तरह का उसको मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है। यानी कि एक नॉर्मल लोगों के द्वारा हो जाएगा या टॉप मैनेजमेंट के लोग या किसी कॉम्पिटेंट के द्वारा या थर्ड पार्टी के द्वारा, ये सब चीज़ देखेंगे। या इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 साल में 1 बार करना है, 2 बार करना है, महीने में करना है, वीक में करना है, पर डे करना है, ये आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि आपको आप जैसे सारे लेडर का इंस्पेक्शन करना है, सारे सेफ्टी बेल्ट का इंस्पेक्शन करना है। तो ये जिम्मेदारी किसको दे दी गई, तो EHSO को, हेल्थ एंड सेफ्टी जो ऑफिसर है वहाँ पे उनको दे दी गई कि भाई आप हर महीने चेक करना है इसको। तो हमने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीक्वेंसी बांट दिया, यानी कि हमें वहाँ पे महीने में 1 बार करना है। और हमें इसमें किस तरह का मॉनिटरिंग चाहिए, तो इसमें केवल टाइप ऑफ मॉनिटरिंग, तो सिंपली जो है हम लोग क्या करेंगे, एक चेकलिस्ट लेके भरेंगे इसको। तो इस तरह का इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कंपिटेंस ऑफ द इंस्पेक्टर, और जो चेक करेगा उसके पास क्या नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं कि उसके पास निबोस होना चाहिए, इस तरह का। तो एक आप सेट करेंगे। यूज ऑफ चेकलिस्ट का यूज़ करेंगे ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए और हर एक पॉइंट को चेक किया जाए। और एक्शन प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम्स फाउंड, और अगर कुछ प्रॉब्लम फाउंड होता है तो उसको एक्शन प्लानिंग, यानी कि मान लेते हैं सेफ्टी बेल्ट अगर कहीं कटा हुआ है तो क्या करेंगे आप, तो तुरंत उसको हटा देना है, उसको वहाँ पे उसको स्टिकर उसमें लगा देना है कि नॉट फॉर यूज़, उसको वर्क प्लेस से ही हटा देना है। इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए। मैं एक टिपिकल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, बट आप बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं इसके लिए। एग्जांपल इंस्पेक्शन सिस्टम, तो बैंक हेड ऑफिस एक देखते हैं कि ये निबोस जो है ना केवल वर्क प्लेस से रिलेटेड, मतलब ये कहीं भी अप्लाई होता है। हॉस्पिटल में भी आप काम कर सकते हैं, बैंक में भी काम कर सकते हैं, मॉल में भी काम कर सकते हैं ये कोर्स करने के बाद, इसीलिए इसका नाम जनरल सर्टिफिकेट है। और आइए देखते हैं कि बैंक में जो है एक इंस्पेक्शन करना है, तो पर्पस क्या है, मॉनिटर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, यानी कि बैंक में हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं, इसका ये काम है, पर्पस यही है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या सेट गई है, तो हर महीने कोई आके चेक करेगा जिसको हेल्थ एंड सेफ्टी में नॉलेज रहेगा। कंपिटेंस क्या है, 1 डे कोर्स, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को 1 डे कोर्स कराया जाए, जैसे मैं बोला निबोस चाहिए, निबोस नहीं चाहिए, इसमें क्या करा है कि उसको 1 दिन का इंस्पेक्शन करने का कोर्स वो अटेंड किया हो, तब जाके वो करेगा। उसके बाद पर्सन रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल जो है रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इसके लिए, हर एक लेवल के मैनेजर को ये करवाना है इंस्पेक्शन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। और इंस्पेक्शन चेकलिस्ट जो है, इसमें कौन कौन सा चेकलिस्ट है, एक जनरल चेकलिस्ट है बैंक के लिए, और टेलर्ड इफ़ रिक्वायर्ड, और भी कोई यूज़ करेंगे अगर ज़रूरी हो, ठीक है। उसके बाद फॉलो अप अरेंजमेंट, एक उसमें एक्शन प्लान होगा कि भाई जो फाइंडिंग होगी ना उसको ठीक करने के लिए एक एक्शन प्लान भी इसमें बनेगा। तो ये हुआ इंस्पेक्शन का सिस्टम। एक ग्रुप एक्सरसाइज आपके लिए है कि आपको खुद सोचना है इसके बारे में। इन ग्रुप्स लिस्ट द टॉपिक्स हेडिंग दैट शुड बी इंक्लूडेड ऑन द इंस्पेक्शन चेकलिस्ट फॉर यूज इन योर वर्क प्लेस। आप कौन कौन सा टॉपिक चेकलिस्ट में डालेंगे, पॉइंट हेडिंग डालेंगे जो कि आपको वर्क प्लेस में, तो आप क्या डालेंगे, जैसे पुअर हाउस कीपिंग ना हो, लाइटिंग कंडीशन ठीक हो, मशीनरी का कंडीशन ठीक हो, ऐसा हम लोग करके जनरल डालेंगे। किसी तरह का स्लिप ट्रिप्स का चांस ना हो, बहुत सारे पॉइंट जो है आप डाल सकते हैं। आप अगर चेकलिस्ट सर्च करें जनरल चेकलिस्ट फॉर सेफ्टी तो बहुत सारा मिलेगा आपको, वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। डिजाइन ए रफ फॉर्मेट फॉर द इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, आपको एक चेकलिस्ट बनाना है रफ जो है,
आइए इसके देखते हैं कि हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं उसमें। अरेंजमेंट फॉर वर्कप्लेस इंस्पेक्शन में अगर आप किसी जनरल वर्कप्लेस को इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं, कोई खास पार्ट को नहीं पूरे को, तो आप क्या क्या चेक करना चाहिए उसमें। तो उसमें आप फायर सेफ्टी, यानी कि कहीं आग लगने का चांस तो नहीं है प्लांट में, इस तरह का हम लोग फायर सेफ्टी पूरा देखेंगे। जहाँ भी कहीं हीट, इग्निशन सोर्स, फ्यूल और ऑक्सीजन जहाँ तीनों मिल रहा हो, मतलब वहाँ आग लगने का चांस है। हाउस कीपिंग प्रॉपर नहीं है, ये चेक करेंगे। इन्वायरमेंटल इशू तो कोई नहीं है वहाँ पे। ट्रैफिक रूट कैसा है, कहीं पब्लिक और मतलब पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले यात्री व्हीकल एक साथ तो नहीं जा रहे हैं, धक्का लगने का चांस तो नहीं है। वहाँ केमिकल वगैरह सारे सेफ तरीके से स्टोर किए गए हैं कि नहीं है। साथ में मशीनरी सेफ्टी, वहाँ पे मशीन वगैरह में गार्ड प्रॉपर लगे हुए हैं कि नहीं है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, यानी कि उसमें सारे इलेक्ट्रिकल का जो फिटिंग्स हैं, जो केबल्स हैं, जो कोड है, जो प्लग है, वो सारा चीज़ प्रॉपर है कि नहीं है। और वेलफेयर फैसिलिटीज़, यानी कि वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, वॉशिंग, हैंड वॉश और यूरिनल, ये सब फैसिलिटी है कि नहीं है, आपको देखना है। तो मतलब ये चीज़ तो जनरल है जो कि हम शामिल करते हैं, बट आपके वर्क प्लेस पे कैसा रिक्वायरमेंट है, आप इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, इस पॉइंट को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्टिव मॉनिटरिंग। ये क्या होता है? एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इल हेल्थ, अदर अनवांटेड इवेंट एंड सिचुएशंस। ये उसके बाद ही मैंने बताया है कि एक्सीडेंट के बाद ही हम एक्टिव मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसमें क्या है, हम देखते हैं कि क्या क्या हो चुका पहले वहाँ पे और फिर मॉनिटरिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कौन सा? एक्सीडेंट, इल हेल्थ, कोई अनवांटेड इवेंट। जैसे कि ये क्या करता है ना कि एंड सिचुएशन, ये इंडिकेट करता है कि आपको यहाँ पे जाके देखना चाहिए क्यों गलती हो गई। यानी कि ये हाईलाइट एरिया ऑफ कंसर्न करता है कि भाई आपको यहाँ पे जाके मॉनिटरिंग करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम था कि एक्सीडेंट हुआ। थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी गॉन रॉन्ग, कौन सा ऐसा चीज़ जो है हमें वहाँ पे ऑलरेडी रॉन्ग हो गया ताकि एक्सीडेंट हुआ। और मेजर फेल्योर क्यों हुआ, किसकी गलती थी, एसओपी में प्रॉब्लम था, किसी मैन पावर का बिहेवियर सही नहीं था, या क्यों हुआ, या हो सकता है कोई मशीनरी फेल हो गया हो। ये सब हम जाके चेक करेंगे। और इसके दो मेथड हैं करने का। एक तो लेसन फ्रॉम स्पेसिफिक इवेंट, कोई एक्सीडेंट हुआ उससे हम लोगों ने सीखा। जैसे भोपाल में जो एक्सीडेंट हुआ था उससे काफ़ी जो है फैक्ट्री एक्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ और काफ़ी लोगों उससे सतर्क हो गए। बहुत सारी कंपनियों में इसमें काफ़ी प्रिकॉशन लिए जाने लगा जो गैस लीकेज हुआ। तो हम एक एक्सीडेंट को लेके हम सीखते हैं। और एक होता है डेटा कलेक्टेड ओवर ए पीरियड। जैसे कि आप देखेंगे किसी भी कंट्री में डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो रिपोर्ट होता है एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट को हम लोग एनालिसिस करके पता करते हैं कि वर्क एट हाइट पे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, या रोड पे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। और इन सारे इंसिडेंट को जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कहाँ काम करना चाहिए। जैसे हाइट पे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है तो हमें हाइट पे ज़्यादा फोकस करना है। फोकस तो सब पे करना है, बट ज़्यादा एरिया ऑफ जो कंसर्न है वो बताता है कि वर्क एट हाइट है। उसके बाद रिएक्टिव मॉनिटरिंग जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्टेड अबाउट एक्सीडेंट के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। डेंजरस ऑकरेंस मतलब क्या है, कुछ होता नहीं है बट जैसे क्रेन का कोलैप्स हो जाना, ये क्या है, डेंजरस ऑकरेंस है। नियर मिसेज जो है, जैसे कुछ घटना हुआ नहीं बट होते होते बच गया, इसको हम लोग नियर मिस बोलते हैं। तो नियर मिस जो है, एक आपको हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और असिस्ट इन एनालिसिस उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड पता करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेंड मतलब कि मैंने बताया ना कि जैसे ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी कि अभी वर्क एट हाइट पे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। वर्कर कंप्लेन, तो वर्कर कंप्लेन के बारे में पता करते हैं, कोई वर्कर वहाँ पे कंप्लेन कोई किया है तो उस पर हम लोग काम करते हैं। साथ में पैटर्न, जैसे हॉट स्पॉट ऑफ सर्टेन इन्फोर्समेंट एक्शन, तो जैसे पैटर्न पता करते हैं। जैसे क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि हर इस मौसम में ये एक्सीडेंट हो जा रहा है, ऐसा मौसम का पैटर्न पता है ना कि खास समय के बाद वो रिपीट हो। जैसे हम जब भी केमिकल के साथ काम करते हैं तो हमारा हैंड बर्न हो जाता है, यानी कि पैटर्न है, यानी उसके साथ काम करेंगे ये हो रहा है। या कुछ खास इंटरवल के बाद कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ खास मौसम में कोई एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह हम पैटर्न पता करते हैं। और पैटर्न पता करने से क्या होता है कि हम फिर से वो रिपीट ना हो ना। जैसे आप देखे होंगे ना, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या है, चोर का पैटर्न पता किया जाता है कि आगे ये कौन सा चोरी कहाँ करेगा,
और फिर हम लोग वहाँ पे जो पुलिस जो है वहाँ पे अलर्ट रहती है। तो इस तरह से इसमें भी हम लोग पैटर्न पता करते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, इस कंप्यूटर में यहाँ पे डेटा एनालिसिस किया जा रहा है और कौन से एरिया पे काम करना है। जैसे ये बार चार्ट में सबसे ऊपर है, यानी कि ये ज़्यादा एक्सीडेंट यहाँ पे हो रहा है। इस तरह का हम एनालिसिस करते हैं। उसके बाद जो है रिएक्टिव मॉनिटरिंग जो है, हम लोग कुछ फार्मूला भी है जिस पे हम लोग निकालते हैं कि हमारे यहाँ कितना एक्सीडेंट रेट है, यानी कि उसको बोलते हैं लॉस टाइम एक्सीडेंट रेट, LTAFR, ठीक है। तो लॉस टाइम एक्सीडेंट पर 1,00,000 आवर्स, ठीक है। 1,00,000 आवर यानी कि 1,00,000 घंटा कोई काम किया तब जाके कितना एक्सीडेंट हुआ, इस चीज़ को हम लोग इसमें मेजर करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट किसके बोलते हैं? जिसमें कोई वर्कर 24 आवर्स से ज़्यादा ड्यूटी पे नहीं आया। जैसे आज एक्सीडेंट हुआ और नेक्स्ट 24 आवर में वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया, इसको बोलते हैं लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट। और ये किसी खास टाइम में, मान लेते हैं 1 साल पे निकालते हैं एवरी ईयर का, तो हम लोग पूरे 1 साल का, यानी कि जैसे 2020 से 21, इस बीच में हम लोग LTI फ्रीक्वेंसी रेट निकाल रहे हैं। और नंबर ऑफ आवर वर्क ओवर ए सेम पीरियड, पूरे लोगों ने कितना काम किया और कितने लोग जो है वहाँ पे नहीं काम, कितने घंटे नहीं काम किए, ठीक है। लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट कितने हो गए, तो ये दोनों को डिवाइड करके और इसमें 1,00,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट, यानी कि एवरी जो है 1,00,000 आवर काम करने के बाद कितना आवर्स लॉस हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है इन्वेस्टिगेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। कोई भी एक्सीडेंट जब होता है उसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसका रिकॉर्ड रखते हैं और साथ में रिपोर्ट भी किया जाता है टॉप मैनेजमेंट को या एक्सटर्नल पार्टी को, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट है उसे भी बताने की ज़रूरत पड़ती है अगर वो रिपोर्टेबल है तब। रीज़न फॉर इन्वेस्टिगेशन, क्या रीज़न होता है कोई एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने का? तो एक तो रीज़न ये होता है कि फिर से ये ना हो, यानी कि आइडेंटिफाइड द इमीडिएट एंड रूट कॉज, उसका क्या कारण था उसको हम लोग दूर करें, इसके लिए प्रिवेंट रीअकरेंस, दोबारा ना हो इसके लिए कलेक्ट एंड रिकॉर्ड एविडेंस, यानी कि एविडेंस कि कैसे हुआ उसको पता करने के लिए लीगल रीज़न भी है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना है। इंश्योरेंस पर्पस, आपको क्लेम करना है तब भी जो है आपको इन्वेस्टिगेशन करना है ताकि आपको उसका कंपनसेशन जो भी इंश्योरेंस कंपनी जो देती है क्लेम वो कर पाएँ आप। स्टाफ मोरल बढ़ाने के लिए, यानी कि स्टाफ अगर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं तो स्टाफ बोलेगा अरे तो एक्सीडेंट होता है कोई ध्यान ही नहीं देता है इस पर, तो मोरल बढ़ाने के लिए। डिसिप्लिनरी पर्पस, किसकी गलती थी उसे पनिशमेंट करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड डेटा गैदरिंग, मैंने बताया ना एनालिसिस करने के लिए, जो पूरे साल में एक बार एनालिसिस करेंगे डेटा को, उसके लिए भी तो कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टाइप ऑफ इंसिडेंट, आप देखना इंसिडेंट मतलब क्या है, मतलब कुछ भी ऐसा घटना हो रहा है ना उसको इंसिडेंट बोलेंगे। इंसिडेंट को हिंदी में घटना बोलते हैं, और कुछ भी ऐसा हो रहा है ना तो उसको इंसिडेंट, चाहे अच्छा हो चाहे ख़राब हो, मतलब बोलेंगे ना ये सबसे टॉप में है। अब इसके बेटे हैं सब, तो इसके 4 बेटे हैं, ये 4। अब इसमें सब में घटना होगी, लेकिन कुछ में किसी चीज़ में जिसमें लॉस हो जाएगा उसको हम लोग क्या है एक्सीडेंट। जिसमें कोई इंजरी हो गया, मटेरियल डैमेज हो गया, इसमें क्या होगा इसको बोलेंगे एक्सीडेंट। जिसमें कुछ हो सकता था बट हुआ नहीं, यानी कि बच गए, बाल बच गए, उसको हम लोग बोलेंगे नियर मिस। और जिसमें कुछ बड़ा हो सकता था इसमें भी हुआ नहीं, जैसे क्रेन का कोलैप्स हो जाना, इस तरह का, ये डेंजरस ऑकरेंस में आता है। और सबसे लास्ट है वर्क रिलेटेड इल हेल्थ, अगर हमारे काम से संबंधित कोई बीमारी होती है, बीमारी तो सबको होती है, घर पे भी रहेंगे तो बीमार होंगे, लेकिन हमारे काम से संबंधित कोई अगर बीमारी हो रही है तो उसको बोलेंगे वर्क रिलेटेड इल हेल्थ। जैसे अगर हम साइट पे काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो क्या होगा हमारे कान को जो है ये धीरे धीरे हियरिंग लॉस हो जाएगा,
हमको सुनाई नहीं देगा। तो ये क्या है, वर्क रिलेटेड तो है। हम वहाँ सीमेंट प्लांट में काम कर रहे हैं, लंग्स में बार बार सीमेंट जा रहा है और हमें अस्थमा हो गया, ये क्या है, वर्क रिलेटेड तो है। उसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, आप पता करेंगे। आइए देखते हैं टाइप ऑफ इंसिडेंट में, एक एक सबको डिस्कस करते हैं। एक्सीडेंट किसे बोलते हैं, तो ये सब एक्सीडेंट जो है प्लान करके नहीं होता है, यानी कि ये अनप्लान्ड होगा। एक्सीडेंट कोई नहीं चाहता है, इसलिए अनवांटेड होगा। इवेंट विच लीड्स टू इंजरी, जो कि जिसमें इंजरी होना ही होना है, यानी किसी को चोट लगना है। और डैमेज और लॉस, चाहे मटेरियल का डैमेज हो या लॉस हो। उसके बाद दो तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, एक तो किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन्स को इंजरी होगी और एक में कोई मटेरियल डैमेज होगा। तो इसमें दो टाइप हो गए। तो वेयर अनप्लान, ये सब में अनप्लान अनवांटेड रहेगा, ये आप एग्जाम में भी लिखने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इवेंट लीड टू सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल इंजरी, किसी व्यक्ति को चोट लगेगा, जैसे कट हैंड, इसको बोलेंगे इंजरी इंसिडेंट। और डैमेज ओनली इंसिडेंट किसको बोलेंगे, ये भी सब अनप्लान्ड एंड अनवांटेड रहेगा। बट इसमें क्या है, कोई इक्विपमेंट और प्रॉपर्टी डैमेज होगा, बट नॉट पर्सनल, यानी किसी व्यक्ति का नहीं होगा। जैसे वॉल इज डिमोलिश्ड, कोई वॉल गिर गया, दीवार गिर गया, तो इसमें क्या हुआ, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। तो ये आएगा डैमेज वाली एक्सीडेंट में। नियर मिस में क्या होता है कि जिसमें कोई एक्सीडेंट होते होते बच गया, यानी कि ये भी अनप्लान्ड ही होता है, हम नहीं चाहते हैं कुछ हो, अनवांटेड ही होता है इवेंट। दैट हैज़ पोटेंशियल टू लीड इंजरी, जिसमें कुछ नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी, यानी कोई लोड गिर गया ऊपर से, अब क्या हो गया, लोड क्रेन से उठाया, गिर गया, उसके नीचे कोई रहता तो दब जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन डैमेज लॉस बट डिड नॉट, लेकिन ये हुआ नहीं, इन फैक्ट डू सो। तो ये है। तो आइए आगे देखते हैं डेंजरस ऑकरेंस क्या होता है। मैंने बताया था आपको, जैसे एक स्पेसिफाइड इवेंट दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड टू द रिलेवेंट अथॉरिटी। अगर कुछ ऐसा बड़ा होता है तो आपको भले कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपको वहाँ रिपोर्ट करना है। जैसे गैस का लीकेज हो गया, मेजर गैस लीक हो गया आपके प्लांट में, और कुछ हुआ नहीं मान लेते हैं, लेकिन बच गए, लेकिन फिर भी आपको वहाँ के गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। इसको बोलते हैं डेंजरस ऑकरेंस। वर्क रिलेटेड इल हेल्थ मैंने आपको बता ही दिया था, ए डिजीज और मेडिकल कंडीशन दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू वर्क। किसी काम के कारण कोई भी होता है ना डिजीज और या मेडिकल कंडीशन, उसको हम लोग बोलेंगे। जैसे बार बार किसी केमिकल से टच में आने से, ये स्किन आपका ऐसा हो गया, देख रहे हैं ना स्किन, इसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू स्किन इरिटेंट्स। नेक्स्ट जो है लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो किस लेवल का इन्वेस्टिगेशन करना है। जैसे मान लेते हैं अगर छोटा मोटा किसी को चोट लग गया तो हम थोड़ी उसको टॉप लेवल का बुला के इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, उसको तो मिनिमल लेवल का कर लेंगे। यानी कि मिनिमल यानी कि इमीडिएट लाइन मैनेजर जो है जाके चेक करेगा और जाके नॉट एक्सेसिव टाइप रिपोर्ट तुरंत देखिएगा क्या प्रॉब्लम हुआ, उसको सही कर लेगा। लो लेवल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, लाइन मैनेजर क्या होगा, परहैप्स विद द सम सपोर्ट, कुछ लोगों को सपोर्ट मिलेगा और मोर थोड़ा सा उससे ज़्यादा टाइम लगेगा और मोर इफोर्ट इन्वॉल्व। जैसे किसी को हड्डी टूट गई हाथ की मान लेते हैं। मीडियम में क्या है, जैसे मिडिल मैनेजर विद सपोर्ट ऑफ सिग्निफिकेंट टाइम एंड इफोर्ट। मिडिल मैनेजर करेगा, लाइन मैनेजर नहीं, तुरंत वाला जो मैनेजर है आपके ऊपर वो नहीं, उसके ऊपर का जो मैनेजर है वो करेगा और सपोर्ट लेगा, जैसे सेफ्टी का सपोर्ट या और भी लोगों का सपोर्ट लेके, और उसको थोड़ा सा उससे ज़्यादा। और हाई लेवल का क्या है, जिसमें बहुत ज़्यादा, जैसे गैस लीकेज हो गया, अब इसमें क्या क्यों हुआ, इस तरह का सीनियर मैनेजमेंट जो है ओवरसाइट विथ टीम बेस्ड अप्रोच एंड सिग्निफिकेंट टाइम इफोर्ट। तो देख लिया आपने लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन 4 तरह के हो गए, मिनिमल, लो, मीडियम एंड हाई। ये ग्रुप एक्सरसाइज है आपके लिए। डिस्कस द फर्स्ट थिंग्स यू शुड डू व्हेन अराइविंग एट एक्सीडेंट सीन एंड देन द लास्ट स्टेप। यानी कि जब आप कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप वहाँ पे क्या एक्शन लोगे, क्या करोगे, वो चीज़ आपको बताना है। कंसिडर व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट यू नीड टू असिस्ट यू। किस तरह का एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में किस तरह का इक्विपमेंट आपको चाहिए ताकि आप जाके वहाँ पे पता कर पाएंगे कि एक्सीडेंट क्यों हुआ। आइए इसका एग्जाम्पल, इसके आंसर देखते हैं कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम सेफ्टी ऑफ सीन, यानी जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे देखते हैं सेफ्टी।
वहाँ पहले ठीक करते हैं, यानी कि इज़ द एरिया सेफ टू अप्रोच। कोई एक्सीडेंट हो गया, गैस लीकेज हो गया, आप थोड़ी जाएंगे वहाँ तुरंत जाके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, आप ही को गैस लग जाएगा, आप मर जाएंगे। तो ये है द इमीडिएट एक्शन नीडेड टू एलिमिनेट डेंजर बिफोर कॉजुलिटी आर अप्रोच्ड। तो इमीडिएट एक्शन क्या लेना है, वो पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करना है, ताकि वो तो सेफ तो हो वहाँ जाने के लिए। और उसके बाद आपको कैजुअलिटी केयर, यानी कि जो वहाँ कैजुअलिटी है, जिसे चोट लगा है, उसका केयर करेंगे। सबसे पहले तो आपका यही काम है, पहले तो आपको सेव करना है साइट को, क्योंकि सेव करेंगे तभी आप जा पाएंगे। दूसरा बात, जो वहाँ पे जिसको चोट लगा है उसको आप जो है आप उसको केयर करेंगे। उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करेंगे, उसको हॉस्पिटल भेजेंगे। ऑल्सो कंसिडर बाई स्टैंडर्ड्स हु में बी इन द शॉक, कोई किसी को शॉक लगा हो तो उसको समझाएंगे, बुझाएंगे, ताकि आप देखो कुछ नहीं होगा, ये सब ठीक हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं, जैसे सांप काट लिया, लोग डरा देते हैं, ऐसे मर जाते हैं सब। उसके बाद बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स में क्या है, सबसे पहले हम गैदर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले हम वहाँ का इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। उसके बाद करते हैं एनालिसिस द इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन, उसका एनालिसिस करते हैं और क्यों इसको नहीं हो, इसको क्या करेंगे, इसको दोबारा ना हो, इसके लिए कंक्लूजन निकालते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई सुटेबल कंट्रोल मेजर्स, प्रिकॉशन लेते हैं वहाँ पे, और प्लान द रिमेडियल एक्शन, और इसको सुधार करने के लिए एक्शन बनाते हैं कि हमें ये काम करना है, ट्रेनिंग देना है, ये कंट्रोल मेजर लेना है। तो आइए फर्स्ट देखते हैं गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कोई एक्सीडेंट का, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सिक्योर द सीन, एरिया को बैरिकेड कीजिए। जैसे पुलिस देखते हैं ना, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, क्या करता है, सबसे पहले बैरिकेड कर देता है उसको, वहाँ कोई नहीं आना जाना, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकालेगा वो। आइडेंटिफाई विटनेस, कोई गवाह आसपास उस घटना को देखा हो, उससे पूछता है कैसे हुआ, कौन किया, कौन दोषी, मतलब ऐसा सब पूछता है। कलेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यानी कि कैसे हुआ इसके बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन निकालेंगे जो फैक्ट है। और इंटरव्यू विटनेस का इंटरव्यू लेंगे, पूछेंगे उससे अच्छे से, उसका भी टेक्निक होता है। और एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, उसको एग्जामिन करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मशीन फेल हो गया या मशीन के चलते एक्सीडेंट हो गया, तो उसका देखेंगे इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं है, वो अच्छा मेक है कि नहीं है। विटनेस इंटरव्यू टेक्निक, अगर आप किसी विटनेस को, यानी कि कोई गवाह है, उसका इंटरव्यू लेना है, उसका क्या टेक्निक है, सबसे पहले उसको शांत रूम में ले जाइए, वहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। इस्टेब्लिश ए रिपोर्ट और एक्सप्लेन द पर्पस, ये बताइए कि ये पर्पस केवल आपको दोषी ठहराना नहीं है, ये है कि क्यों हुआ इसके बारे में पता करना है। और उससे क्वेश्चन पूछिए, ओपन क्वेश्चन, कौन किया, क्या किया, कहाँ किया, कब किया और क्यों किया, यानी कि WHO क्वेश्चन पूछिए, और कैसे किया, ये सारे क्वेश्चंस पूछिए। और कीप एन ओपन माइंड, यानी कि ओपन माइंड रखिए ताकि सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। टेक नोट्स भी बनाते जाइए उसने जो जो इन्फॉर्मेशन दिया। और आस्क फॉर ए रिटन स्टेटमेंट, और जो उसने बोला उसको लिख के या आप खुद लिख के उससे साइन करा लीजिए कि हाँ ये मेरा स्टेटमेंट है। और लास्ट में बोलिए थैंक्स द विटनेस, यानी कि आपका आप सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या एग्जामिनेशन करेंगे, कंपनी की पॉलिसी देखेंगे, रिस्क असेसमेंट चेक करेंगे, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, उस आदमी का ट्रेनिंग रिकॉर्ड चेक करेंगे, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क वहाँ पे है कि नहीं, परमिट टू वर्क डेवलप है कि नहीं है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड प्रॉपर था कि नहीं है, प्रीवियस एक्सीडेंट रिपोर्ट देखेंगे, और सिकनेस एंड एब्सेंस रिपोर्ट हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट जो है एनालिसिस इंफॉर्मेशन। एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन में इमीडिएट कॉज हम पता करेंगे, यानी कि इमीडिएट कॉज क्या होगा, या तो अनसेफ एक्ट करेगा, किसी आदमी की गलती होगी, या अनसेफ कंडीशन, या दोनों मिलके जो है एक्सीडेंट होता है। बिना दोनों मिले तो नहीं होगा एक्सीडेंट। तो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन जो है हम पता करेंगे। अनसेफ एक्ट मतलब क्या है, कोई आदमी गलती किया, जैसे बिना सेफ्टी बेल्ट के चढ़ा। अनसेफ कंडीशन क्या था, वहाँ कोई गार्ड रेल या फंसाने का ऐसा जगह नहीं था, ये हो सकता है, या गड्ढा खुला हुआ छोड़ दिया, कोई गड्ढे में गिर गया, तो ये अनसेफ कंडीशन है। इसके पीछे कॉज निकालेंगे, अंडरलाइन एंड रूट कॉज, यानी कि इसके रीजन बिहाइंड द इमीडिएट कॉज, उसके पीछे क्या रीजन था। जैसे कोई बेल्ट पहन के नहीं चढ़ा ऊपर में, इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि उसका ट्रेनिंग नहीं मिला होगा, या बेल्ट पहन के चढ़ा होगा फिर भी गिर गया, मतलब उसको सुपरविजन कोई नहीं कर रहा होगा। तो ये सब चीज़ हम पता करेंगे। एंड ऑफन फेल्यूर
इन द मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो है मैनेजमेंट सिस्टम का फेलियर होता है ये जनरली। उसके बाद जो है इसमें इसमें जनरली यही होता है कि कोई सुपरविज़न नहीं है, पीपी प्रोवाइडेड नहीं किया गया, ट्रेनिंग नहीं किया गया, मेंटेनेंस नहीं हुआ, नो चेकिंग ऑफ इंस्पेक्शन, इनएडिक्वेट और नो रिस्क असेसमेंट। जनरली यही होता है अंडरलाइन और रूट कॉज में। तो आप पता करेंगे। एक ग्रुप एक्सरसाइज है आपके लिए कि ए वर्कर इज स्ट्रक बाय लोड बीइंग कैरिड ऑन ए पैलेट बाय फॉर्कलिफ्ट ट्रक। एक फॉर्कलिफ्ट ट्रक जो है जाने से उसमें स्ट्रक हो गया, उसको चोट लग गई। आउटलाइन द पॉसिबल इमीडिएट एंड अंडरलाइन रूट कॉज। अब इसमें आप पता करिए कि इसमें क्या क्या पॉसिबल इमीडिएट कॉज थे और अंडरलाइन कॉज क्या थे। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबल इमीडिएट कॉज था। तो अगर कोई फॉर्कलिफ्ट ट्रक किसी को धक्का दे दिया तो इसमें क्या क्या हो सकता है। फेलियर टू सिक्योर द पैलेट्स। उसमें जो पैलेट्स है, जैसे इसमें क्या कह रहा है, सॉरी, पैलेट्स क्या हो गया, कैरिड पैलेट कर रहा था और स्ट्रक बाय लोड बीइंग कैरिड ऑन ए पैलेट बाय ए फॉर्कलिफ्ट ट्रक, और उसमें स्ट्रक हो गया। तो इसमें आइए देखते हैं। एक तो फेलियर टू सिक्योर पैलेट था, पुअर पोजिशनिंग ऑफ ट्रक क्लोज टू द पेडेस्ट्रियन एग्जिट, एग्रेसिव ब्रेकिंग बाय द ड्राइवर जो है ना एग्रेसिव ब्रेक लगाया, और इन अटेंटिव पेडेस्ट्रियन स्टेप्स इनटू द पाथ ऑफ द फॉर्कलिफ्ट ट्रक। पॉसिबल अंडरलाइन या रूट कॉज क्या था, नो ट्रेनिंग फॉर ड्राइवर को कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया, लैक ऑफ सजेशन ऑफ व्हीकल एंड पेडेस्ट्रियन, पुअर ड्राइवर इंडक्शन, पुअर ट्रक मेंटेनेंस और नो रिफ्रेशर ट्रेनिंग। स्टेप 3 है आइडेंटिफाइंग सुटेबल कंट्रोल मेजर्स, यानी कि इसमें सुटेबल कौन कौन कंट्रोल मेजर हैं, आइए उसको आइडेंटिफाई करते हैं। कंट्रोल मेजर आइडेंटिफाई करने के लिए दो तरह के होंगे, एक फॉर इमीडिएट कॉज यानी कि तुरंत ठीक करना है उसको, और एक होता है अंडरलाइंग या रूट कॉज, यानी कि उसका जो रूट कॉज है उसको दूर करना है ताकि फिर से एक्सीडेंट ना हो। तो अगर कोई स्पिल हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कोई स्लिप ट्रिप हो गया तो इस केमिकल को साफ़ करवा देते हैं। रिप्लेस द मिसिंग गार्ड, कोई गार्ड नहीं है जिसके चलते कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम गार्ड लगवा देते हैं तुरंत। रिलोकेट द ट्रेलिंग केबल है जिसमें किसी का पैर फंस गया और कोई गिर गया तो हम लोग ट्रेलिंग केबल को हटा के कहीं दूसरी जगह कर देते हैं। और इसके अंडरलाइंग या रूट कॉज क्या होंगे, ये थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। नीड टू मेक चेंज इन द मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कोई सिस्टम बनाना है, ये जनरली उसमें आता है। उसके बाद जो है प्लानिंग द रिमेडियल एक्शन, इसको सुधार करने के लिए क्या क्या रिमेडिंग एक्शन लेंगे। तो आगे में हम लोग कुछ टाइम स्केल लेंगे ना कि हमको ये काम करना है तो 10 दिन के अंदर ही काम कर लेना है, ये आदमी करेगा। तो डेंजरस कंडीशन मस्ट बी डील्ड विथ इमीडिएटली, तो जो डेंजरस कंडीशन जिसमें कुछ हो सकता है तुरंत हमें करना चाहिए। इंट्रीम एक्शन में भी पॉसिबल। और अंडरलाइन कॉज विल रिक्वायर मोर कम्प्लेक्स एक्शन, जो अंडरलाइन कॉज है उसके लिए ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। विल टेक टाइम फॉर डिस्ट्रप्शन मनी और नीड फॉर प्रायोरिटाइजेशन, यानी कि कोई भी काम करना है हमको प्रायोरिटी देना है। जैसे कहीं किसी सिलेंडर में लीकेज हो गया तो हमें इसे तुरंत ठीक करना पड़ेगा, इसको ठीक करने के लिए हमें उसकी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी क्योंकि इससे कुछ हो सकता है। बिजली का नंगा तार है और उसे हम जानते हैं कोई ना कोई आज नहीं तो कल कुछ होना है, तो हम उसको तुरंत काम ठीक करवाएंगे, उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। तो जो हाई रिस्क है ना उसको पहले प्रायोरिटी हम लोग देते हैं। तो इस तरह का उसका टेबल बनाते हैं। रिकमेंडेड एक्शन, हमने रिकमेंडेड एक्शन में क्या लिखा, इंट्रोडक्शन इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर ऑल न्यू ड्राइवर्स। जो न्यू ड्राइवर्स हैं, इंट्रोडक्शन इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर ऑल न्यू ड्राइवर्स हमने ये प्लान किया। मीडियम प्रायोरिटी क्या है, इसका मीडियम है। टाइम स्केल क्या हमने रखा, 1 महीना। रिस्पॉन्सिबल पर्सन क्या रखा हमने, वेयर हाउस मैनेजर। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो रिपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग पीपुल दैट
एन इंसिडेंट हैज़ ऑकर्ड, और इसे हम एक तो इंटरनली हम करते हैं, अपने सीनियर्स को बताते हैं, अपने मैनेजमेंट को बताते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन में, और दूसरा है एक्सटर्नली टू इन्फोर्सिंग अथॉरिटी, जैसे गवर्नमेंट वहाँ की है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, लेबर जो वहाँ का लॉ है उसके अनुसार हम लोग बताते हैं, या इंश्योरेंस कंपनी को बताते हैं ताकि वो हमें उसका कंपनसेशन दे पाएगा। उसके बाद जो है रिकॉर्डिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द इवेंट। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंटिंग करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं। ग्रुप एक्सरसाइज आइए आपके लिए है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर लाइकली टू हिंडर गुड एक्सीडेंट एंड नियर मिस रिपोर्टिंग, तो ये देखना है। और व्हाट कैन एन ऑर्गेनाइजेशन डू टू मेक इट मोर लाइकली दैट इंसिडेंट विल रिपोर्टेड, ये आपके ऊपर क्वेश्चन है, आप करिए इसको। आइए देखते हैं इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। अब जो है बैरियर टू रिपोर्टिंग, आदमी क्यों नहीं रिपोर्ट करता है, इसका कारण ये है कि अनक्लियर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, यानी कि क्लियर नहीं है किसको रिपोर्ट करना है किसको नहीं करना है। वहाँ कोई रिपोर्टिंग सिस्टम प्लेस नहीं है, यानी कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है, कैसे मेल करके करना है, या कैसे करना है, वर्बली फ़ोन करके बताना है। ओवरली कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्टिंग प्रोसीजर, या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तब भी कोई नहीं करना चाहता है। एक्सेसिव पेपर वर्क, अगर पेपर वर्क ज़्यादा हो उसमें तब भी उसमें लोग नहीं करना चाहता है रिपोर्ट। टेक्स टू मच टाइम, और ये ज़्यादा समय लेता है। ब्लेम कल्चर है ये, यानी कि ब्लेम कल्चर हो, यानी कि कोई रिपोर्ट किया तो क्यों हुआ भाई बताओ, इसकी क्या तुम्हारी कमी थी, इस तरह का हो। एपैथी और लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑन पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं दे तो कोई नहीं करेगा। इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग जो है विल डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी, यानी कि इंटरनल जो हम रिपोर्ट करते हैं, ये अगर ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो तो ज़्यादा ऊपर तक करना पड़ता है। तो हम जो है किसको रिपोर्ट करते हैं, आप देखिए, जैसे सबसे ज़्यादा अगर सीवियर हो तो डायरेक्टर को करेंगे, सीनियर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट एडवाइज़र, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, ये डिपेंड करता है कि इसकी सीवियरिटी कितनी है। जैसे जिसको एक्सीडेंट हुआ उसके घर में बताना ज़रूरी है, फैमिली ऑफ द कैजुअलिटी। एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ को बताना ज़रूरी है, इंश्योरेंस कंपनी को बताना ज़रूरी है, एंड पब्लिक रिलेशन एडवाइज़र को बताना ज़रूरी है। इंसिडेंट रिकॉर्डिंग एंड एक्सीडेंट बुक, जो इंसिडेंट रिकॉर्डिंग होता है एंड द एक्सीडेंट बुक जो है मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कब कौन से महीने में कौन सा एक्सीडेंट हुआ इसको हमें रिकॉर्ड करना है। यानी कि उसमें क्या क्या होना चाहिए उस एक्सीडेंट बुक में, तो सबसे पहले जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ उसका नाम और एड्रेस ऑफ द कैजुअलिटी, डेट एंड टाइम कब एक्सीडेंट हुआ, कौन सी जगह पे एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में क्या हुआ, उस डिटेल्स ऑफ इंजरी, डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट गिवन, और उसको हमने कौन सा ट्रीटमेंट दिया वहाँ पे, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट कॉजिंग इंजरी, और वो एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो चीज़ मेंशन करेंगे। डिटेल्स ऑफ एनी इक्विपमेंट और सबस्टांस इन्वॉल्व, किसी केमिकल से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से हुआ, कैसे हुआ, वो सब मेंशन करेंगे। विटनेस नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कौन सा वहाँ गवाह था उसका नाम और डिटेल्स हम लोग रखेंगे। डिटेल्स ऑफ पर्सन कंप्लीटिंग द रिकॉर्ड, किसने उस रिकॉर्ड को भरा, उस आदमी का, और लास्ट में उस आदमी का सिग्नेचर जो है रहेगा, ताकि कुछ बाद में इसको हम एनालिसिस कर पाएँ। उसके बाद एक्सटर्नली रिपोर्टेबल इवेंट, कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो कंपनी से बाहर भी रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। तो जैसे सम इंसिडेंट नीड टू बी रिपोर्टेड टू रेगुलेटर बाय लॉ, फॉर एग्जांपल जैसे कोई फैटल एक्सीडेंट हो गया ना, तो हमें जैसे फैटेलिटी, मेजर इंजरी कुछ हो गया उसको भी रिपोर्ट करना पड़ता है। डेंजरस ऑकरेंस कुछ हो गया उसको भी डेंजर, मैं बताया ना गैस लीकेज हो है तो आपको बताना पड़ेगा। कोई डिजीज हो गई किसी को, बहुत बड़ी बीमारी आपके कंपनी के लेके, लॉस्ट टाइम इंजरी हो गई, ये सारे रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कंट्री में कौन सा लॉ है, उसके अनुसार आपको रिपोर्ट करना है। जैसे इंडिया में
48 आवर से ज़्यादा कोई अगर बीमार मतलब साइट पे नहीं आता है तो उसको हम लोग रिपोर्टेबल बोलते हैं, जो कि हम लोग रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है ऑडिट। ऑडिटिंग क्या होता है इसमें जानते हैं, आइए। तो ऑडिट जो है एक होता है ये एक सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है किसका, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को। हम मैनेजमेंट सिस्टम को जो है एग्जामिनेशन करते हैं, सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑडिट एंड एन इंस्पेक्शन। ऑडिट और इंस्पेक्शन में, तो ऑडिट थोड़ा सा बड़ा फॉर्म होता है, इंस्पेक्शन क्या है थोड़ा उससे छोटा है। ऑडिट में ज़्यादा कुछ शामिल होता है, इंस्पेक्शन जो है कम, इसमें लो लेवल। आइए देखते हैं डिफरेंस यहाँ पे। इंस्पेक्शन में क्या होता है, चेक द वर्क प्लेस, केवल वर्क प्लेस को चेक करते हैं। इसमें ऑडिट में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, इसमें रिकॉर्ड चेक करते हैं, इसमें प्रोसीजर चेक करते हैं। इसमें ये जल्दी हो जाता है, इसमें कॉस्ट भी कम लगता है और मे ओनली रिक्वायर बेसिक कॉम्पिटेंस, ज़्यादा उसमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आपको। और पार्ट ऑफ द ऑडिट, ये ऑडिट का पार्ट होता है, यानी कि ऑडिट का एक छोटा सा पार्ट है ये। और लुक एट द फिजिकल रियलिटी ऑफ द वर्क प्लेस, जनरली जाके ऊपर ऊपर देख के चेक करते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं चेक करते, इंटरव्यू वगैरह नहीं लेते। तो ये, जबकि इसमें क्या ऑडिट थोड़ा बड़ा फॉर्म होता है इंस्पेक्शन का, और इसमें इंटरव्यू भी करते हैं, वेरीफाई स्टैंडर्ड करते हैं, चेक द वर्क प्लेस करते हैं। कैन बी लॉन्ग प्रोसेस, यूजुअली एक्सपेंसिव, थोड़ा ज़्यादा समय का होता है, महंगा होता है, बाहर से ऑडिटर बुलाया जाता है। और रिक्वायर से हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। और लुक एट द मैनेजमेंट सिस्टम दैट लाई बिहाइंड दिस, इसमें मैनेजमेंट सिस्टम को फोकस करते हैं। और इसमें जो है हम वर्क प्लेस का फिजिकल देखते हैं, वहाँ पे फिजिकली चेक करते हैं, फिजिकल रियलिटी क्या है। उसके बाद जो है प्री ऑडिट प्रिपरेशन हम क्या करते हैं, अगर कोई ऑडिट करना है तो हमारी प्रिपरेशन तैयारी क्या होगी। तो हम द फॉलोइंग शुड बी डिफाइंड कि टाइम स्केल, कितना दिन का ऑडिट करना है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। स्कोप ऑफ द ऑडिट, कौन कौन सा डिपार्टमेंट का ऑडिट करना है, कि हर एक डिपार्टमेंट का ऑडिट करना है, ये चीज़। एरिया एंड एक्सटेंड ऑफ द ऑडिट, कौन सा एरिया में। हु विल बी रिक्वायर्ड, ऑडिट टाइम में कौन जरूर रहेगा, मैनेजर रहेगा, इंजीनियर रहेगा। हु डॉक्यूमेंटेशन विल बी, व्हाट टाइप से डॉक्यूमेंटेशन विल रिक्वायर्ड, जैसे ISO स्टैंडर्ड कर रहे हैं तो ISO का डॉक्यूमेंट सारा होना चाहिए। ड्यूरिंग द ऑडिट क्या करेंगे, ऑडिटर यूज 3 मेथड टू गैदर इन्फॉर्मेशन। ऑडिट में 3 चीज़ें होती है, एक तो पेपर वर्क पूरा होता है, पूरा चेक किया जाता है डॉक्यूमेंट, लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन किया जाता है। पेपर वर्क में डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड को चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट किसे बोलते हैं, जो हमेशा नया रहता है। रिकॉर्ड में क्या है, जिसमें डेट डाला जाता है, जैसे आज हमने ट्रेनिंग कराया तो ये क्या है, आज डेट डाल दिया, ये ख़त्म हो गया, ये हिस्ट्री हो गया। जबकि डॉक्यूमेंट हमेशा नया रहता है, और जिसमें डेट डाल दिया ना वो क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे हमने कुछ चेकलिस्ट भर दिया आज के डेट में तो वो क्या है, रिकॉर्ड हो गया। जबकि डॉक्यूमेंट जैसे SOP क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। मैनेजर एंड वर्कर, यानी कि इंटरव्यू लेते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है करते हैं किसका, वर्क प्लेस का, इक्विपमेंट, एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर। जो इंस्पेक्शन में कर रहे थे ना वो सारा चीज़ यहाँ भी ऑब्जर्वेशन में करते हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट जो है हम लोग क्या करते हैं, टिपिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन ड्यूरिंग द ऑडिट। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, तो हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी चेक करेंगे, उसका रिस्क असेसमेंट एंड सेफ सिस्टम वर्क चेक करेंगे, ट्रेनिंग रिकॉर्ड चेक करेंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग, सेफ्टी मीटिंग कमेटी का चेक करेंगे, मेंटेनेंस रिकॉर्ड एंड डिटेल्स ऑफ फेलियर, रिकॉर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज जैसे टूर, इंस्पेक्शन, सर्वे का कुछ रिकॉर्ड उसको चेक करेंगे। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चेक करेंगे इंक्लूडिंग नियर मिस इन्फॉर्मेशन, इमरजेंसी अरेंजमेंट चेक करेंगे, इंस्पेक्शन रिपोर्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, आउटपुट फ्रॉम द रेगुलेटर विजिट्स जैसे विजिट रिपोर्ट, इन्फोर्समेंट एक्शन, रिकॉर्ड्स ऑफ वर्कर्स कंप्लेंट चेक करेंगे। ये सारा चीज़ हम लोग चेक करेंगे। और एट द एंड ऑफ द ऑडिट हम लोग क्या करेंगे कि यूजुअल टू होल्ड एक क्लोज आउट मीटिंग, एक क्लोज आउट मीटिंग करते हैं। जब हमारा मीटिंग ख़त्म, मतलब ऑडिट ख़त्म होता है, सबको बैठाते हैं, हमने ये पाया, मतलब कि ये हम नॉन कॉन्फर्मिटी मिला हमें, ये सब बताएंगे। और फॉलोड विद द रिटर्न रिपोर्ट, और एक रिटर्न रिपोर्ट वही देते हैं ना कि हमने क्या क्या गलत पाया, क्या सही था, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर एट ऑल लेवल, सारे मैनेजमेंट के ऑल लेवल को रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड कम्युनिकेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। जो ऑडिट टीम जो है रिकमेंड करता है कि आपके साइट पे ये सुधार होना चाहिए, यानी कि उसको बोलते हैं नॉन कॉन्फॉर्मिटी, उसको
फॉलो करना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक करना है उसे। ऑडिट में भी नेसेसरी फॉर सर्टिफिकेशन ISO 45001। अगर आपको ISO 45000 सर्टिफिकेशन लेना है ना तो आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। एक ग्रुप एक्सरसाइज आपके लिए है, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट। ऑडिट दो तरह का हो जाता है, एक तो हम कंपनी के लोग करते हैं और एक बाहर की पार्टी करती है। ऑडिट जो है जनरली आपको 3 तरह का होता है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी कंपनी के अंदर में ही करते हैं, उसको इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। सेकंड पार्टी कोई कंसल्टेट करता है। थर्ड पार्टी कोई सर्टिफिकेशन बॉडी करता है, यानी कि जैसे आपका TUV नोट वगैरह है इंडिया में, वो लोग आके ऑडिट करते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं। आइए देखते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट्स का, एक्सटर्नल ऑडिट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बाहर से जब ऑडिटर आते हैं तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल इन्फ्लुएंस। वो आएंगे करेंगे, इसमें कोई दबाव नहीं दे सकता किसी को। फ्रेश आई होता है इसलिए ज़्यादा वो उनको पता होगा और कैच करेंगे। मे हैव अ वाइडर एक्सपीरियंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस। ज़्यादा कंपनी घूमेंगे तो उनको ज़्यादा पता रहता है। रिकमेंडेशन ऑफ्टन कैरी मोर वेट। बाहर के लोग जब आगे कुछ बोलते हैं ना तो उसका ज़्यादा वेट पड़ता है और जल्दी से एक्शन हो जाता है उसके ऊपर। डिसएडवांटेज क्या है कि ज़्यादा बाहर के लोग आएंगे ज़्यादा पैसे लेंगे, टाइम कंज्यूमिंग होगा। बाहर के लोग आएंगे, समझेंगे, रहेंगे वहाँ पे, कंज्यूमिंग होगा और ज़्यादा समय भी लगता है। मेट नॉट अंडरस्टैंड बिजनेस सो मेक इम्प्रैक्टिकल सजेशन। हो सकता है आपके काम को ही ना समझ पाए बाहर के लोग जो आए तो सजेशन थोड़ा सा गलत दे सकते हैं। मैं इंटीमेट वर्कर्स सो गेट इनकम्प्लीट एविडेंस। बाहर के लोग आने से वर्कर डर जाते हैं तो इसलिए उनको एविडेंस जो है प्रॉपर नहीं मिल पाए, ये प्रॉब्लम हो सकता है। इंटरनल ऑडिट के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे, तो इंटरनल ऑडिट जो है लेस एक्सपेंसिव होगा, ठीक है ना, थोड़ा उसमें खर्चा कम होता है क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग ऑडिट कर देते हैं। ऑडिटर ऑलरेडी नो द बिजनेस सो नोन व्हाट कैन बी रियलिस्टिकली अचीव्ड और इम्प्रूव ऑनरशिप ऑफ द इशूज फाउंड। खुद करते हैं तो उनको खुद सुधार करने में थोड़ी आसानी होगी। बिल्ड कॉम्पिटेंस इंटरनली, और हमारे कंपनी के अंदर लोगों का इसमें क्या होता है, इंटरनल ऑडिट जब करते हैं ना उनका कॉम्पिटेंसी बिल्डअप होता है, यानी कि उनको नॉलेज मिलता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ऑडिटर में नॉट नोटिस सर्टेन इशू, वहीं पे काम कर रहा है तो वहाँ गलती ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाएगा। ऑडिटर में नॉट हैव गुड नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री एंड लीगल स्टैंडर्ड। कहीं हो सकता है ज़्यादातर उस कॉम्पिटेंसी ना हो, मतलब उस नॉलेज ज़्यादा ना हो उसके बारे में, तो वो चीज़ नहीं फाइंड आउट कर पाएगा गलती वहाँ पे। ऑडिटर में नॉट पोजेस ऑडिट स्किल सो में नीड ट्रेनिंग। और हो सकता है उसे ऑडिट का स्किल ही ना हो, पता ही नहीं हो, तो उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। ऑडिटर नॉट इंडिपेंडेंट सो बाय सब्जेक्ट टू इंटरनल इन्फ्लुएंस। अब वहीं उसी कंपनी में कोई काम कर रहा है और उसी को ऑडिट करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो गलती ज़्यादा फाइंड आउट नहीं करेगा, यानी कि वो छिपाएगा। तो ये प्रॉब्लम होता है इंटरनल ऑडिट में। सबसे जो लास्ट है वो है रिव्यू हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को कैसे रिव्यू करें, आइए देखते हैं। तो रिव्यू में हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू जो है फुल मैनेजमेंट सिस्टम रिव्यू, जिसमें बोर्ड बैठता है और एनुअली एक साल में पूरे कंपनी में क्या क्या सही हुआ गलत हुआ वो रिव्यू किया जाता है सेफ्टी को लेके। मैनेजमेंट टीम रिव्यू होता है जो कि एवरी क्वार्टर यानी कि 3 महीने पे या फिट टू फुल रिव्यू ये इससे मिलता है, इसको इसमें से देते हैं रिव्यू को, और ये क्वार्टरली होता है। उसके बाद डिपार्टमेंटल रिव्यू जो है मंथली बैठ के करते हैं बाय लाइन मैनेजर टू इंश्योर ऑन ट्रैक, माने हमने जो गोल रखा है 0 एक्सीडेंट का वो हम लोग ट्रैक पे हैं कि नहीं इसको चेक करने के लिए, या जो भी हमने गोल रखा है। असेसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट एंड द नीड फॉर चेंज, और आकलन करते हैं, ये असेस करते हैं कि क्या और हम लोग अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं चेंज करके। और पर्पस ऑफ रेगुलर रिव्यू का क्या होता है कि रिव्यूइंग परफॉर्मेंस इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो रिव्यूइंग परफॉर्मेंस है ये इसेंशियल पार्ट है किसका, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो इस क्यों करते हैं, ये चेक करने के लिए आर वी ऑन टारगेट, क्या हम लोग जो हमने टारगेट रखा है उस टारगेट पे हम लोग चल रहे हैं कि नहीं। इफ़ नॉट वाई नॉट, अगर हम टारगेट नहीं अचीव कर पाएंगे तो क्या कमी है, हमारे लोगों में कमी है, प्रोसीजर में कमी है, रिसोर्स नहीं मिल रहा है, क्या कमी है बताओ। व्हाट डू वी हैव टू चेंज, और इससे फिर से अच्छा करने के लिए क्या चेंज करना चाहिए, तो हम वो करते हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे हमने रखा कि टू रिड्यूस द लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट बाय 5%, हम 5% अगले साल तक एक्सीडेंट को कम कर लेंगे, तो टारगेट हैज़ बीन मेट। अब टारगेट हमारा मैच हो गया, मतलब हमने अचीव कर लिया। तो अब अगला टारगेट सेट करेंगे कि सेट न्यू टारगेट्स ऑफ अनदर 5% फॉर नेक्स्ट ईयर, अनदर 5% अगले साल और 5% कम करना है। एक आपके लिए एक्सरसाइज है, आइए देखते हैं। व्हाट एक्टिव एंड रिएक्टिव मेजरमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस वुड नीड टू बी रिव्यूड एनुअली। तो कौन कौन सा एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग लेके हम उसको चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, भी आपके लिए है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर भी है। तो कौन कौन सा इशू हम लोग देखेंगे, इशू टू बी कंसिडर्ड इन रिव्यू, देखेंगे कि लीगल कंप्लायंस हुआ कि नहीं, रिव्यू में देखेंगे कोई गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो चेक करेंगे। एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट डेटा चेक करेंगे कि भाई कोई एक्सीडेंट हुआ साइट पे, क्यों हुआ, वो सब देखेंगे। इंस्पेक्शन, सर्वे एंड टूर एंड सैम्पलिंग का जो रिपोर्ट वगैरह रहेगा वो सब देखेंगे हम लोग रिव्यू में। एब्सेंस ऑफ सिकनेस रेट देखेंगे कि कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, कितने लोग साइट पर नहीं आ रहे हैं, किस कारण से। ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट में जो नॉन कॉन्फॉर्मिटी रहेगा देखेंगे उसको कंप्लायंस हुआ है कि नहीं है, क्यों नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, जैसे 5% एक्सीडेंट कम करना है अगले साल तक, तो हमने अचीव किया कि नहीं, वो सब रिव्यू में हम कंसीडर करेंगे। इन्फोर्समेंट एक्शन, कोई क्लाइंट के द्वारा या कोई गवर्नमेंट के द्वारा हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुई क्या, वो सब हम देखेंगे। प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू, यानी कि कुछ पिछले साल का जो मैनेजमेंट रिव्यू है उसको हमने देखेंगे कि वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, इस साल उस चीज़ को हमने अचीव किया कि नहीं, जो पिछले साल टारगेट जो हमने सेट किया था। लीगल एंड बेस्ट प्रैक्टिस डेवलपमेंट, अगर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और लीगल है उसको हम लोग डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे और कंसिडर कर सकते हैं। अब आउटपुट ऑफ रिव्यू, अगर हम रिव्यू करते हैं तो क्या निकलेगा उसका तो कुछ आउटकम निकलेगा, हाँ हमको अगले साल ये करना है। रिकॉर्ड्स ऑफ द रिव्यू शुड बी रिटेन्ड, उसको रिटेन करके रखना है, उसको डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना है। और डेमोन्स्ट्रेट कंप्लायंस विद MHSWR, और रिजल्ट में हैव टू बी रिपोर्टेड टू शेयर होल्डर्स। इसका जो रिपोर्ट है कि हम अगले साल तक क्या करने वाले हैं, इसको शेयर होल्डर के साथ हम लोग शेयर करते हैं। जनरली कंपनियां इसका मैगजीन भी निकालती है हर साल का जो रिपोर्ट है। द एम इज़ टू कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, और इसका एम यही है, मैंने बताया कि प्लान डू चेक जो करते हैं उसमें जो लास्ट में रिव्यू रहता है उसका एम यही है कि ये कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट होता रहे, हमेशा नया मैनेजमेंट सिस्टम ये बनता रहे। एम इज़ टू कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। सीनियर मैनेजर्स रिव्यू परफॉर्मेंस एंड सेट टारगेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, हर साल के लिए अलग अलग, हर समय के लिए अलग अलग टारगेट सेट करते रहते हैं। और मिडिल मैनेजर रिव्यू परफॉर्मेंस एंड सेट टारगेट फॉर देयर डिपार्टमेंट, मैनेजर जो है अपने डिपार्टमेंट के लिए टारगेट सेट करता है, और जूनियर मैनेजर रिव्यू लोकल परफॉर्मेंस एंड सेट टारगेट फॉर देयर लोकल एरिया। आप देखेंगे हमें भी कंपनी में काम करता हूँ, हमें भी टारगेट मिला है कि आपके साइट को इतना सेफ रखना है, यानी कि एक्सीडेंट रेट को कम करना है। यहाँ जो स्कोर 100% नहीं है तो उसको 100% करना है। साइट का स्कोर बहुत सारे पॉइंट है जिस पे स्कोर डिपेंड करता है, तो हम लोगों को भी टारगेट मिलता है कि हमें पूरे लोगों को इंडक्शन देना है, ये हमारा टारगेट है। सारे लोगों की आईडी होनी चाहिए, सारे लोग मेडिकल होनी चाहिए, ये सब टारगेट मिलता है जो हमें अचीव करना है, जिस पे हमारा बोनस वगैरह डिपेंड करता है। हम एनुअली रिव्यू होता है या ये क्वार्टरली भी रिव्यू होते रहता है कि हमने क्या किया इस 3 महीने में, इस 6 महीने में, इस 9 महीने में, साल भर में। आइए देखते हैं पूरे एलिमेंट में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने इस पूरे एलिमेंट में जाना। इन दिस एलिमेंट वी हैव आउटलाइन द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। क्या अंतर है एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग में, और एक्टिव रिएक्टिव मॉनिटरिंग मेथड हमने देखा। उसके बाद एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एंड प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट एंड रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग हमने देखा। उसके बाद कंसिडर द रीजन फॉर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का रीजन क्या था, जिसे रूट कॉज फाइंड आउट करना था, रीजन था। उसके बाद डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट ऑफ रीडोर, यानी कि क्यों हम रिपोर्ट करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, ये हमने देखा था। और रिपोर्ट टू द इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, और हमने पर्पस एंड प्रोसीजर फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग क्यों करते हैं, मैनेजमेंट को चेक करने के लिए कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं है, इसका फोकस मैनेजमेंट के ऊपर होता है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एंड प्रोसीजर फॉर रेगुलर रिव्यू क्यों करते हैं, ताकि हम टारगेट सेट कर पाएँ।
पीछे जो हम नहीं कर पाए आगे और सेट कर पाए, अगर टारगेट अचीव कर लिया तो फिर नया टारगेट सेट कर पाए। और हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, तो हम लोगों ने ये पूरे पॉइंट्स कंप्लीट किए इस पूरे एलिमेंट में। आई होप आपको ये पूरा एलिमेंट अच्छे समझ में आया होगा और काफ़ी आपको बेनिफिट मिला होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि एक तो वॉच टाइम भी बढ़ेगा, साथ में हमें भी मोटिवेट मिलेगा और जो है काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो इससे। थैंक्स और कंटिन्यू वॉच करते रहिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।